नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, शुभ दीपावली। बड़ी कृपा की आपने कि दोबारा अवसर दिया पंजाब के ज्वलंत प्रश्न के ऊपर विचार विमर्श हेतु। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। सर, ऐसा लग रहा है कि वो जो एचएस भुल्लर रिश्वत कांड है, वो एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया है पंजाब पुलिस में, क्योंकि ये जितना भी घोटाला किया है, जितनी भी रिश्वत ली है एचएस भुल्लर ने, ये अकेले दम पर तो किया नहीं है। कहीं न कहीं बहुत ही सुनियोजित तरीके से नेक्सस के साथ ये काम किया गया होगा। तो आपको लगता है कि ये 5 आईपीएस अधिकारी जिन पर गाज गिरने वाली है, सीबीआई इनसे पूछताछ करने वाली है, इनका भी रोल उस पूरे रिश्वत कांड में रहा होगा? देखिए, रोपड़ रेंज के ये इनके अधीनस्थ अधिकारी बताए जाते हैं पांचों। जिन पांचों के ऊपर सीबीआई का रडार है, वो पांचों इनके अधीनस्थ अधिकारी हैं। अभी तो देखिए आगे आगे होता है क्या। ये अभी गिरफ्तार हुए हैं हरचरण सिंह भुल्लर, डीआईजी साहब, डीआईजी रोपड़ रेंज। और दुख इस बात का है कि इनकी गिरफ्तारी जब हुई उसके बाद नाना प्रकार के खुलासे होने लगे। और आपका निष्कर्ष बिल्कुल सही है। इतनी बड़ी लूट तंत्र ये एक गिरोह के साथ चलता है। जैसे गिरोह कैसे चलता है, गैंग चलता है। एक का काम है चिन्हित करना, एक का काम है धमकाना, तीसरे का काम है नेगोशिएट करना, चौथे का काम है वसूली करना, पांचवे का काम है ठिकाने लगाना। तो ये आपस में जो मिल बांट करके एक तरीके से जैसे गिरोह काम करता है, उसी तरीके से संगठित गिरोह एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स की तरीके से ये अफसरान काम कर रहे हैं। मुझे बड़ी शर्म और बहुत ही मैं ग्लानि के साथ में कह रहा हूं, इन आईपीएस अफसरों ने वर्दी को दागदार किया है। बेशर्मी और स्वार्थ सिद्धि के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। जब देशद्रोहियों का साथ दे रहे हैं, ड्रग्स माफिया का साथ दे रहे हैं। एक और प्रकरण सामने आया है आकाश भट्टा का, और उसने ये आरोप लगाया है कि उसके पास अमेरिका से कॉल आए। दो भाई हैं, दो भाइयों की आपस में लड़ाई है। दो भाइयों की लड़ाई में हरचरण सिंह भुल्लर ने लाभ ये उठाया कि उनकी करोड़ों करोड़ों की जमीन उसका लाभ उठा करके दोनों भाइयों में औने पौने दाम पर इन्होंने लिखवा लिया। जैसे माफिया करता है। जैसे आपने सुना होगा अतीक या मुख्तार जिस तरीके से कहते थे कि अगर प्रयागराज में, यहाँ लखनऊ में जमीन मालूम पड़ा 50 करोड़ की है, 100 करोड़ की है, तो 2 करोड़ में लिखवा दो, या जो भी सर्कल रेट हो, जो मिनिमम हो, और इतना लिखवा लो। वही हरकत हरचरण सिंह भुल्लर ने इस प्रकरण में की कि दो भाइयों की लड़ाई में उनको फंसाने के उद्देश्य से औने पौने दाम में संगठित अपराधियों की तरह। लेकिन जो लूट खसोट का मतलब 5 अफसर ये आए और 71 प्रॉपर्टीज के मसौदे मिले। 71 प्रॉपर्टी, हम कहते हैं कोई प्रॉपर्टी 5 लाख से 5 करोड़ से कम नहीं होती है। हमने बड़ा मोटा हिसाब लगाया कि नहीं, 5 मिनिमम मान के चलिए कि पान की दुकान भी है 2 करोड़ रुपए की। आप बताइए 71 इंटू 2 करोड़ कितना बैठ रहा है। मैंने कैलकुलेटर लगाया, ये देखिए, ये आ रहा है कि पूरा कैलकुलेटर भर गया आपका। ये आ रहा है 1 अरब 42 करोड़, यानी 142 करोड़ की फिगर आ रही है। दिखाई पड़ रहा है आपको? जी, जी, दिख रहा है। तो आप ये देख लें कि इतना तो बिजनेस हाउसेस नहीं कमा सकते जितना हमारे हरचरण सिंह भुल्लर साहब ने कमा लिया। 1 अरब 42 करोड़। ये प्रॉपर्टी, अभी तो लॉकर की हम बात नहीं कर रहे हैं, 1.5 किलो सोने की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और जो कागज अभी और मिलेंगे उनकी बातें नहीं कर रहा हूं। 2 हाई एंड डिजाइनर कार्स जिसमें आपकी एक मर्सिडीज भी है, आपकी 42 घड़ियां जिसमें रेडो, 22 घड़ियां रेडो और ओमेगा और रोलेक्स, और 3 संदूकों में करेंसी नोट जो पता गिनने 3 मशीनें लगी तो 7 करोड़ मिले। इसके अलावा जितनी स्कॉच विस्की की बोतलें मेरी मालूम पड़ता कि उस पर तैरते थे या कैसे इतनी विस्की की बोतल इन्होंने रख रखी थी अपने यहाँ। और बाकी बंदूकें, कारतूस, वो तो सब अपनी जगह थे ही। लेकिन ये कोई छोटा मोटा रैकेट नहीं है। ये जो कट्टर ईमानदार हैं, इनसे बड़ी उम्मीदें की जाती थी कि कट्टर ईमानदार ईमानदारी सुनिश्चित भी करेंगे। आप आवरण तो ओढ़ लें, वो टोपी लगा करके और हवाई चप्पल पहन करके, कट्टर ईमानदारी का बैज, और नाक के नीचे इस तरीके का काम हो रहा है। ड्रग्स खुलेआम बेचने खरीदने के आरोप लग रहे हैं। और ड्रग्स की तो बात देखिए, हरचरण सिंह भुल्लर के पिताजी मेजर महल सिंह भुल्लर एक बड़े अच्छे पुलिस अफसर बताए जाते थे। फौज में उन्होंने बड़ा नाम किया था। 1960 के लगभग फौज में भर्ती हुए थे। इंडो पाक वॉर 1965 में बड़ा शौर्य का काम किया था। उसके बाद वो आईपीएस में आए, आईपीएस में आके पुलिस महानिदेशक पंजाब के बने।
और बहुत ही अच्छा काम, मतलब एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में श्री महल सिंह साहब ने बहुत अच्छा काम किया था। और उनका नाम लिया जाता है कि महल सिंह भुल्लर डीजीपी पंजाब ने एक नई दिशा, एक नया आयाम स्थापित किया। लेकिन वही था कि डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। इनके ऐसे लड़के ने आकर के महल सिंह भुल्लर साहब की जो प्रतिष्ठा थी, जो नाम था, वो भी सत्यानाश कर दिया। इनकी हिस्ट्री भी आप समझ लें कि ये स्टेट काडर से आए थे, बाद में प्रमोट होकर के ये आईपीएस में आए, जो कि काडर में रूल्स में अलाउड भी है कि स्टेट सर्विस का अधिकारी प्रमोट होकर के आईपीएस में सेलेक्ट हो सकता है। डीआईजी रैंक तक गए। बताया जाता कि 2 साल की सेवा अभी शेष थी, यानी 58 साल के बताए जाते हैं। इन तमाम चीजों से ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि ये 5 अफसर, और अभी तो आप देखिएगा इनकी होनी चाहिए नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट, न सिर्फ हरचरण सिंह भुल्लर का, बल्कि जो ये कृष्णु शारदा है इसकी होनी चाहिए, और जो जो भी सामने प्रकाश में आ रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये मानने को तैयार नहीं कि अगर यहाँ इतनी धूर्तता की है, पुलिसिंग में धूर्तता की है, तो ड्रग्स के मामले में ईमानदारी बरती होगी। जी, ये जो कृष्णु शारदा है इसकी भूमिका बड़ी संदिग्ध है। ये दलाल का काम करता था एचएस भुल्लर के लिए, लेकिन जो इसका फोन खंगाला गया है उसमें चैट मिली है। ये बहुत सारे पंजाब के आईएएस आईपीएस अधिकारियों के साथ बात करता था, बहुत सारे राजनेताओं के साथ बात करता था। यानी कि ये शख्स ऐसा है जो दलाली का काम सिर्फ भुल्लर के लिए नहीं बल्कि बाकी लोगों के लिए भी करता था। तो इसका मतलब है आने वाले दिनों में और जगहों पर भी सीबीआई की रेड होने वाली है। निश्चित, क्योंकि आपने जरा सा कुरेदना शुरू किया तो कई पाप के घड़े खुलेंगे, कई और चैनल मिलेंगे। जो व्हाट्सएप चैट आई है, और व्हाट्सएप चैट एक अफसर से नहीं, एक व्यक्ति से नहीं, कई लोगों के साथ व्हाट्सएप चैट, क्योंकि दलाल का काम तो दलाली करना है, और वो अगर हरचरण सिंह भुल्लर कर सकता है तो बाकी 10 लोगों के साथ और भी करेगा। अपने को महिमा मंडित कैसे करेगा, एक्सेप्टेबल कैसे बनाएगा। कृष्णु शारदा जो दलाल है, जिसके माध्यम से पहले किस्त 5 लाख की ली गई थी, उसमें अंजू जी ये बताया जाता है कि कृष्णु शारदा के साथ कई अधिकारियों की फोटोएं हैं। बर्थडे मनाते हुए शायद नवजोत सिंह सिद्धू या उनकी पत्नी के साथ उनकी फोटोएं हैं। खैर, ये राजनेता लोग हैं, मैं इनके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये कहा जाता है कि अधिकारी हो या राजनेता हो, दलाल किस्म के लोगों से और आपराधिक छवि के लोगों से, संदिग्ध किस्म के लोगों से वांछित दूरी बना करके रखें। अवांछित लोगों के साथ उठे बैठे नहीं। ये क्या मजबूरी थी लोगों की, उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं, उसके साथ बैठ रहे हैं, और वो भी आपको मालूम नहीं है कि इसकी छवि क्या है, या तो आप जानते नहीं कि छवि क्या है, और जानते बूझ करके भी आप सेल्फी और फोटो ले रहे हैं। ये अत्यंत मैं दुर्भाग्यपूर्ण नहीं कहूंगा, अत्यंत आपत्तिजनक कहूंगा मैं। और इस तरीके की जो हरकतें होती हैं कि आपको भाई दलाल से दोस्ती का क्या मतलब है? दलाल से दोस्ती का मतलब जो काम आपने हरचरण सिंह भुल्लर के साथ किया, वही काम आप औरों के लिए भी कर रहे हैं। वरना आत्मीयता की क्या मतलब? हमारे बीपी सिंगल साहब थे लेट, उन्होंने कहा भाई मेरे यहां कोई नहीं आता है, मुझे आज तक कभी किसी ने रिश्वत नहीं दी। यही बात जिस तरीके के उत्कृष्ट अधिकारी हैं, जेएफ रिबेरो साहब, केपीएस गिल साहब, इजहार आलम साहब, इन तरह के अफसरों के, उन्होंने उनको तो आज तक, तो कहते भाई मुझे आज तक किसी ने रिश्वत ऑफर नहीं की। ये पता नहीं क्या मैं स्कड मिसाइल की तरह ऐसे अवांछनीय लोग इनकी गोद में आके बैठ जाते हैं, क्योंकि कट्टर ईमानदार वातावरण है ना, कट्टरता की तो पराकाष्ठा है यहां पर। दरअसल अंजू जी, मेरे निष्कर्ष ये है, कोई भी गंभीर नहीं है पंजाब में आज के दिन कि भ्रष्टाचार को मटिया मेट करे, जैसे कहते हैं सिगरेट का बट मिटाया जाता है, उस तरीके से मिटा दें। तो ये बिल्कुल सेट पैटर्न है दलालों का। तो अंजू जी, इस सेट पैटर्न के ऊपर अगर आप देखें कि इन्होंने दरअसल सेल्फ गोल कर लिया, और कृष्णु शारदा के साथ जिन जिन ने में फोटो खिंचवाई है, जिन जिन के साथ इनकी चैट है, फोटो खिंचवा ली, तो एक बार तो उसमें चलिए एक अगर कोई विवेचक उदार दृष्टिकोण अपनाता है, ये कहता है कि चलिए एक नैसर्गिक रूप से इनकी फोटो खिंच गई, मान लिया। लेकिन नैसर्गिक रूप से वो है, आपके साथ तो फोटो खिंची नहीं, मेरे साथ तो फोटो खिंची नहीं। आप ही के साथ ऐसा कौन सा प्रेम का प्रागट्य हुआ है, प्रस्फुटित हुआ है कि वो उसकी गंगोत्री बहने लगी और आपने सेल्फी पे सेल्फी जाकर के बर्थडे पार्टी बुला रहे हैं? आपको ये डिस्टेंस रखना चाहिए था। और गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए वैसे भी ये नियम है अंजू जी कि जरा डिस्टेंस बना करके रखें, अनॉनिमस रखें, और व्यापारी लोगों से जरा वांछित दूरी बना करके रखें। हर जिले में ऑफिसर्स क्लब होता है, अगर आपको सोशलाइज करना है तो केवल ऑफिसर्स क्लब जाएं,
अवांछित लोगों से बिल्कुल न मिले। और ये एक तरीका था पहले कि जब तक आप किसी को 5 साल जब तक न जाने, उसके घर न जाए और उसको अपने घर न आने दें। तो अगर एक जिले में आपकी बहुत ज्यादा पोस्टिंग अगर हुई, कितनी होगी, 3 साल होगी। ये मान के चलिए 3 साल तक तो आपको वो मानक आएगा नहीं। मैं फिर वही जाता हूं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं बलबीर सिंह बेदी, हमारे पहले एसएसपी इलाहाबाद के, जो हमारे पहले एसएसपी थे। पहला एसएसपी बिल्कुल एक तरीके से पिता और गुरु दोनों का समावेश होता है, तब वो होता है। तो वो कहते जब तक किसी को तुम 5 साल न जान लो, न उसके घर जाओ, न घर आने दो। और कोशिश ये करो तुम किसी के घर जाओ ही मत, किसी का आते तो स्वीकार ही मत करो। और घर पे बुलाओ, तुम्हारे संसाधन नहीं हुआ इतने कि तुम किसी की दावत दे सको। वो खुद भी कहते थे कि विक्रम, अगर तुम्हारे हमारे घर आना है तो कोशिश करो महीने की 26 तारीख के पहले आओ, क्योंकि 26 तारीख के पहले जब तुम आओगे तो मिसेस बेदी के पास इतने संसाधन है कि किचन में चीनी मिल जाएगी। उसके बाद मिसेस बेदी तुम्हें फीकी चाय पिलाएंगी। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कब आओगे। एसएसपी बताइए, इतने अच्छे घर का, वो ये कह रहा है कि 26 तारीख के बाद मिसेस बेदी के पास चीनी नहीं रहेगी। और इन्होंने वो भी शिकायत की थी, किसी थाने से कभी कोई सामान पेमेंट भी हो तब भी मत लो। ये अपनी श्रीमती जी से कहो कि अपनी ग्रोसरी की खरीद खुद किया करे जा करके। इसी तरह मैं एक मिसाल आपको और देता हूं। मिसेस बेदी गुजर गई, ये कानपुर की बात थी, मैं वहां एसएसपी हो गया था तब तक। बेदी साहब आईजी थे। जब मिसेस बेदी गुजर गई तो उन्होंने ये कहा कि अब देखो मिसेस बेदी तो है नहीं, मुझे ही अपना कपड़ा छांटना पड़ेगा। तो टेरेलिन, आप इसका नाम सुना इस कपड़े का, टेरेलिन का? जी सुना है। टेरेलिन वो होता है पैराशूट की तरह, बाहर की हवा बाहर, अंदर की हवा अंदर। और अब उसको रिक्शे वाला भी नहीं पहनता है, लेकिन सबसे सस्ता कपड़ा वो था। तो उन्होंने कहा कि 5 कमीज और 5 पतलून के कपड़े मैं लूंगा, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे मैं उनको कर दूंगा, खुद ही धोऊंगा। ड्रिप एंड ड्राई होता है, जो पहना उसको साबुन में डाला और उसको टांग दिया बाथरूम में, और एक उतरा दूसरा पहना, दूसरा पहना दिया। ये बड़प्पन था एक आईजी रैंक के अफसर का। लेकिन आप ये सादगी देख लें। एक मैं और आपको मिसाल देता हूं। अंग्रेजों के जमाने में आईपीएस में जो अफसर होते थे वो आईपी कहते थे, इंपीरियल पुलिस के। तो जिया राम साहब यूपी के डीजी थे, तब आईजी कहते थे, जब उत्तराखंड और यूपी एक था। मैं जूनियर ऑफिसर था, मैंने अपनी फिएट कार के चारों पहिए बदलवाए। और पुराने टायर, कबाड़ी ने कहा, जिसने बदला टायर वाले ने, कि सर मैं ये 100 रुपए में खरीद लूंगा और आपके टायर नए लगा दूंगा, ब्रांड न्यू। उसने कहा लेकिन सर एक कस्टमर आया है उनका कि साहब वो पुराने टायर आपके खरीदना चाहते हैं, लेकिन ये कहा उन्होंने कि बताना मत कौन है। तो मैंने पूछा नहीं, बताओ तो भाई, विश्वास में लेकर के। उनका सर वो पुराने आपके डीजी साहब जिया राम साहब हैं, उन्होंने कहा ये हमें बेच दो, हमको जरूरत है पुराने टायर। हमने कहा भाई हमारे लिए तो बड़े शर्म की बात है कि मेरे पिता तुल्य मेरे अधिकारी रहे हैं, वो पुराने टायर लगाएं और हम नए टायर लगाएं, तो उनसे कह दो कि हम पेशकश। खैर उन्होंने साफ मना कर दिया, ये तो हो ही नहीं सकता है, और ये टायर पुराने मैं लूंगा लेकिन पैसे दे करके। आप ये देखिए, यूपी का पूरा एकीकृत यूपी का डीजीपी, जो खुद भी राजा खानदान का था, राय बहादुर खानदान का था, डीजी रिटायर हुआ फुल पेंशन पे अंग्रेजों की पाउंड स्टर्लिंग में, वो पुराने सेकंड हैंड टायर। लेकिन कुछ अगर जिया राम साहब ने हरचरण सिंह का 1% भी आ जाता तो टायर तो छोड़ दीजिए, गाड़ियों की लाइन लग जाती है। लेकिन जो गौरव जिया राम साहब ने कमाया, बीएस बेदी साहब ने आज सलामत है, उन्होंने जो कमाया, श्री राम अरुण साहब ने, आज उनका बेटा असीम अरुण आज यूपी कैबिनेट में मिनिस्टर है। समझ सकती है कि बाढ़े पूत पिता के धर्मा। जब पिता यशस्वी होता है तो संतान भी आगे बढ़ती है, वरना अब मैं कहूंगा नहीं, जो करेगा सो भरेगा। कम से कम इतना तो ख्याल रखा करें कि गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स ये उम्मीद करते हैं आपसे कि अपना कॉन्डक्ट ऐसा रखें कि आप सर्विस की छवि को धूमिल ना करें। यहां तो धूमिल करने के लिए बेकरार बैठे हैं। जी अंजू जी। सर, क्या पंजाब की सरकार को निलंबित करने की बजाय एचएस भुल्लर को डिसमिस नहीं करना चाहिए था? अगर वो डिसमिस करते तो एक सबके सामने नजीर बनता ये मामला और एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज आता। क्या किसी बात का डर है उनको कि अगर वो डिसमिस कर देते तो पता नहीं किसकी पोल पट्टी खोल देते? क्योंकि कृष्णु के साथ जो चैट है वो बहुत सारे राजनेताओं के साथ भी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसीलिए डिसमिसल न हुआ है और न होगा। आज लिखा लीजिए, डिसमिसल न हुआ है और न होगा, क्योंकि कब जाने वो जो है ग्रामोफोन का रिकॉर्ड जब बजने लगे तो उसकी गूंज कहां तक जाएगी, कट्टर ईमानदार लोगों की कहां तक जाएगी, शीर्ष नेतृत्व तक। क्योंकि जब आदमी इस तरीके का शातिर दिमाग का होता है तो अपने बचाव के रास्ते पहले तैयार कर लेता है। जब वो रिश्वत 100 रुपए लेता है तो उसमें से मान लीजिए 30 रुपए वो लगाता है अपने बचाव में। बचाव में मतलब
कट्टर ईमानदारों को जब वो पहुंचाएगा रिश्वत का, तो उसके सबूत इकट्ठा कर लेगा और वो सबूत रहेंगे। भय इसी बात का है कि जिस वक्त डिसमिस होगा तो तोता गाने लगेगा, और जब तोता गाने लगेगा तो सबके लिए खतरे की घंटी बज जाएगी, सबकी राजनीति हिरन हो जाएगी और राजनीति हो जाएगी समाप्त। समझ लीजिए कितना भयावह खेल है ये। इसलिए इस तोते की, कई लोगों के प्राण इस तोते की गर्दन में, हरचरण सिंह भुल्लर नामक तोते की गर्दन में है। इसलिए इसकी गर्दन बिल्कुल सुरक्षित रखने में कट्टर ईमानदारों का एक तरीके से सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता है। आसानी से इस तोते की गर्दन नहीं रहती जाएगी। वास्तविकता क्या है? हंटर की चोट की तरह ये सही कि आईपीएस का डिसमिसल आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप शुरुआत कर सकते हैं अनुच्छेद 311 कार्रवाई करके भारत सरकार से और संबंधित मंत्रालय से आप वांछित अनुमति प्राप्त करके इनका डिसमिसल कर सकते हैं। जेल आपने भेज ही दिया है, लेकिन कम से कम इतनी कृपा तो और कर दे और एक स्टेटमेंट दे दे कि हम डिसमिसल की कार्रवाई कर रहे हैं। और कम से कम अब इतना कर लें कि जिनकी 25 साल की सेवा हो गई है और जिनका 50 साल की उम्र हो गई है, हालांकि अभी अभी एक बयान आया है मुख्यमंत्री जी का कि हमने इतने लोगों को डिसमिसल किया है, लेकिन जो डिसमिसल हुआ है वो किन लेवल का हुआ है? चपरासी, कांस्टेबल्स, लेखपाल, तो मतलब बिल्कुल सबसे निचले स्तर के ऊपर जो लाख 2 लाख के बहुत हुआ 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने वाले उनका। लेकिन जो करोड़ों हजम कर गए हैं, जो बीएमडब्ल्यू और ऑडीज चढ़ रहे हैं, मर्सिडीज चढ़ रहे हैं, जिनका कैलकुलेटर में उनके एसेट्स नहीं आ रहे, उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? देश अभी पंजाब का सत्यानाश करने में, जो पंजाब जाना जाता था फौज के लिए, जो पंजाब जाना जाता था हमारी स्पोर्ट्स के लिए, हॉकी के लिए, जो पंजाब जाना जाता था स्पोर्ट्स और एग्रीकल्चर के लिए, वो आज जाना जाता है किस लिए? कि आप लोगों ने उसके रग रग में ड्रग्स डाल दिया है। तो कट्टर ईमानदारी हम मानेंगे जब ड्रग्स से निजात दिलाएं और भ्रष्टाचारियों को आप सत्यानाश करें उनका। और जब तक ये नहीं होगा तो आपके कहने से नहीं होता है। अपने अधिकारियों को जरा नैतिक शिक्षा दीजिए, अपने अधिकारियों से कहिए कि जरा जागे। गिरफ्तारी भुल्लर जी की होती है 16 तारीख को और अब सरकार कह रही है कि हम इनके ऊपर अब सस्पेंशन हुआ। आपको इतना टाइम लग गया सस्पेंड करने में? अब तक तो आपको सेवा मुक्त कर देना चाहिए था। अनुच्छेद 311 संविधान के अंतर्गत इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद आपने अब तक इनको सेवा मुक्त क्यों नहीं किया? ये कट्टर ईमानदार सरकार से मैं जानना चाहूंगा। आपका इतना उदार दृष्टिकोण ये साफ दिखाता है कि आपके अंदर वो नैतिक सामर्थ्य नहीं है कि आप कोई कठोर कार्रवाई कर सके। मैं आपके सामने एक छोटी सी मिसाल देता हूं उत्तर प्रदेश की। बताया जाता है कि आईसीएस अफसर एक थे, उन्होंने अपने ट्रैवलिंग अलाउंस बिल में 4 आने यानी 25 पैसे की गफलत की, लेकिन सरकार ने कहा कि आप इस्तीफा दीजिए और जाइए। उनका डिसमिसल, आईसीएस अफसर को डिसमिस नहीं किया जा सकता था, उनके कॉन्डक्ट सर्विस रूल्स में था कि उनको रिजाइन करवाया जाता था। उनको इस्तीफा लिया कितने पे? 25 पैसे के ऊपर। कि आपने सरकारी धन और सरकारी जो आपकी जिम्मेदारी थी, आप उसके प्रति गंभीर नहीं थे। 25 पैसे के ऊपर। एक आईपीएस अफसर ट्रेनिंग के लिए जापान गए थे, कैमरा ले आए, ड्यूटी नहीं दी, ड्यूटी वालों ने पकड़ लिया, कस्टम वालों ने। उसके बाद गवर्नमेंट को लिखा उत्तर प्रदेश की कि ये आईपीएस अफसर हैं, इन्होंने ड्यूटी नहीं दी। बताइए क्या एक्शन लिया गया उनके खिलाफ? डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। मतलब तब तो मालूम पड़े कि आप गंभीर हैं कि इन चीजों के ऊपर भी डिसमिसल हो जाता है। एक और आईसीएस थे, बड़ा मशहूर केस हुआ था अंग्रेजों के जमाने का, बीबी सिंह। बीबी सिंह आईसीएस के बिलसिया कांड हुआ था सिर्फ इसलिए कि उनकी एक घर में नौकरानी की संदिग्ध मौत हो गई थी। उनको भी रिजाइन करा करके उनको घर भेजा गया, डिसमिसल हुआ बिलसिया कांड के बाद। ब्रिजभूषण सिंह, हाँ ब्रिजभूषण सिंह आईसीएस बिजनौर के रहने वाले थे, लेकिन उनको भी इस्तीफा। आप देखें अंग्रेजों ने भी किया और उसके बाद करीब 20 साल तक यह परंपरा रही कि जरा सा भी कोई मौका देता था तो कार्रवाई बड़ी गंभीर होती थी और त्वरित होती थी। यहां कट्टर ईमानदार जो हैं उनके यहां देख लें कि बटैची कटैची नोट मिल रहा है, गाड़ियां मिल रही हैं, घड़ियां मिल रही हैं, सोना किलो के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन कट्टर ईमानदार इतने दिनों बाद आपने सस्पेंशन किया। इसका मतलब आप गंभीर नहीं है और एक उप संस्कृति आ गई है। मैं बताऊं, पंजाब में एक श्रृंखला रही है अच्छे अधिकारियों की। श्री केपीएस गिल साहब, श्री जेएफ रिबेरो, मतलब जिन्होंने हिंदुस्तान में नाम किया है, ऐसे ऐसे अफसर हैं। सरबजीत सिंह विर्क, जिनको जबड़े में
उग्रवादियों के साथ गोलीबारी में जबड़े में उनको गोली लगी थी, बच गए बाल बाल। हमारे बैचमेट पद्मश्री इजहार आलम मेरे बैचमेट थे और पद्मश्री मिला था। श्री एपी पांडे बड़े अलंकृत अधिकारी हैं, मेरे बैचमेट हैं। तो पंजाब में एक बहुत बड़ी खेप उच्च अधिकारियों की रही है। लेकिन अब पता नहीं क्या होता है कि एक सन्निपात, ये एक कहते हैं कि लकवा मार गया है कि इससे होने के बावजूद भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं। जी। हमारे डीजीपी थे बड़े ईमानदार और कर्मठ, लेट श्रीराम अरुण साहब, उनके बेटे असीम अरुण, वो भी आईपीएस, और अब पुलिस कमिश्नर कानपुर के पद से उन्होंने वीआरएस लेकर के राजनीति में, और आज योगी जी की कैबिनेट में मिनिस्टर है, ईमानदार और कर्मठ मिनिस्टर है। ये जब एएसपी थे, एएसपी होकर के इनके पिताजी डीजीपी थे, इन्होंने मेरे साथ अटैच किया कि मैं यूपी के सबसे अच्छे ऑफिसर के साथ तुम्हें अटैच कर रहा हूं, जिससे कि तुमको पुलिसिंग के खुद मालूम पड़ जाए। तो श्रीराम अरुण साहब दौरे पर मेरठ आए तो मैंने पूछा कि सर, असीम यानी उनका पुत्र यहाँ पर एएसपी आप चलना चाहेंगे? तो पुलिस में जैसे कि थोड़ा सा ठसक होती है, जरा दूरी बना के रखते हैं अपने बच्चों से, पत्नी से। तो उन्होंने कहा मेरा जाने का तो समय नहीं है, लेकिन तुम कह रहे हो तो चल के मिल सकते हैं 5 मिनट के लिए। हमने कहा चलिए चलिए, मेरे कहने पे ही चलिए। तो हम लोग गए असीम के यहाँ पुलिस लाइन में, छोटे से कमरे में वो लड़का रहता था। जाते ही अरुण साहब का तेवर मैंने देखा बिगड़ गया, क्योंकि बाहर एक प्राइवेट कार खड़ी थी, टाटा की सबसे छोटी एक गाड़ी थी, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, सबसे बेसिक कार। जब अंदर गए तो उन्होंने कहा कि असीम जाके पानी लिया जरा। उन्होंने कहा मिस्टर विक्रम सिंह, आप किस तरह के डीआईजी हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा? बाहर प्राइवेट गाड़ी खड़ी है, ये महंगे पर्दे लगे हैं, उसके हाथ में एक महंगी घड़ी है, आप ये समझते हैं मैं आपके खिलाफ लूंगा एक्शन, क्योंकि आपका कोई नियंत्रण अपने एएसपी के ऊपर नहीं है। लिविंग बियॉन्ड मीन्स उसका केस मैंने देख लिया 5 मिनट के अंदर, और आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है ये। हमने कहा सर 1 मिनट आ जाने दीजिए, लड़के ने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि कोई शक की सुई उस तक जाए। और आप नहीं कहते, अभी लड़का 2 गिलास से पानी लेकर के आया, पहले अपने पिता को दिया, फिर मुझे दिया। हमने कहा असीम बेटा, ये मैं जानना चाहूंगा बाहर जो गाड़ी खड़ी है, टाटा का क्या नाम है हमें याद नहीं आ रहा, सबसे बेसिक गाड़ी थी। तो उनका सर इसके बारे में मैंने लोन लिया है, गवर्नमेंट से इंटीमेशन परमिशन ली है, और डीजी ऑफिस में उसकी फाइल ली है, और आज्ञा लेकर के मैंने लिया है। ये घड़ी टाइटन की है, 800 की है, और इसमें चूंकि कॉन्डक्ट रूल्स में जरूरत नहीं थी, तनख्वाहें हमारी ऐसी हो गई हैं कि हम लोग घड़ी खरीद सकते हैं। और ये पर्दे इतने महंगे नहीं है, हैंडलूम हाउस में जाकर के खरीदे हैं, और बहुत सस्ते पर्दे, पूरे पर्दे हमारे कमरे के 2000 रुपए में आ गए हैं। इतनी तो औकात एक एएसपी की होती है कि खरीद सकता है। तो पिताजी की मतलब मैंने देखा कि कुछ नरम पड़े, तो हमने कहा कि सर ये आप यकीन मानिए, इसने परमिशन लिया है, कागज मेरी तरह यहाँ से गए थे, और निजी ऑफिस से पेंडिंग बाकायदा इजाजत लेके। और 600 की 800 की घड़ी तो एएसपी खरीद ही सकता है, इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है। लेकिन वो भी आप युग देखिए, ये वर्ष 95 की बात है, और तब कितनी सख्ती होती थी कि एक डीजी अपने इकलौते पुत्र के प्रति कितना कठोर रवैया अपनाता था। और ये भी मैं बता दूं कि जरा सी कोई बात अगर ऊंच नीच होती तो वहीं पर एक डिक्टेशन देकर के अपने बेटे के खिलाफ ये एक्शन भी शुरू कर देते। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखें कि किसी तरह का कोई एक्शन तो छोड़ दीजिए। सर, पंजाब सरकार ने अब सीबीआई से वो जो 71 प्रॉपर्टीज मिली हैं बेनामी, उसकी लिस्ट मांगी है, और कहा जा रहा है कि अब हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, इसके बाद हम इन संपत्तियों को अटैच करेंगे। सर, अब क्यों जागी है पंजाब सरकार? सीबीआई की कार्रवाई के बाद जागी, पहले कहां सोए हुए थे ये लोग? आप सही कह रहे हैं अंजू जी, इनका अपना भ्रष्टाचार निवारण संगठन, इनका एंटी करप्शन विजिलेंस सतर्कता विभाग क्या कर रहा था? अब तक क्यों नहीं जागे? सीबीआई के ऊपर मोहताजी क्यों है? और सीबीआई ने तो बड़ी सावधानी से काम करके स्टेट के अंदर कार्रवाई की है, वरना नॉर्मली जब तक स्टेट न कहे तब तक सीबीआई इंटरवीन नहीं कर सकती है। सीबीआई ने भी बड़ी सावधानी के साथ इसमें कार्रवाई की है, वरना ये मामला कभी आपके सामने, देश के सामने, जनता के सामने आता नहीं। लेकिन पंजाब सरकार को चाहिए कि अगर 71 सीबीआई ने पहले झटके में कर दिया है, तो आप हरचरण सिंह बुल्लर के साथ साथ इन 5 अधिकारियों के अन्य जो भ्रष्टाचार में आरोपित हैं, आपकी अपनी क्रिमिनल इंटेलिजेंस क्या है कि आपने कितने लोगों को बेनकाब किया है, कितने गेस्टेड ऑफिसर, वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। अगर एक अफसर के ऊपर इतने आरोप हैं तो बाकी अगर निकाल ले तो इन लोगों ने पंजाब की जनता का खून पी करके आज ये रिश्वत की कमाई की है। सर, ईडी की भी एंट्री हो रही है, ईडी ने भी सीबीआई से सारे दस्तावेज मांगे हैं, तो ईडी की एंट्री से कितनी दिक्कतें बढ़ेंगी इन भुल्लर साहब की और इनके जो बाकी 5 आईपीएस हैं?
इनका तो खत्म हो गया मामला। ईडी की एंट्री से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आ जाता है, बड़ी सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन होती है और बहुत सख्त प्राविधान है। लेकिन इतनी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, रिकवरीज के बाद किसी का उबरना हमें असंभव दिखाई पड़ता है। हालांकि अगर आप ये देखें, लोग यही कह रहे हैं इनका कुछ नहीं होगा। आपने तो एक झटके में जितना मिला है, आपने तो केवल वही देखा है। बाकी जो इनके और संपत्तियां हैं उसके बल पे बहुत जल्दी इनको जमानत मिलेगी, बहुत जल्दी ये बेदाग बरी भी हो जाएंगे। भगवान करे वो सब गलत हो। मैं उम्मीद करता हूं कि जो प्रोसिक्यूशन है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, वो इतनी पुख्ता होंगी कि हरचंदन सिंह भुल्लर और इन तरह के जितने भ्रष्टाचारी हैं वो जेल जाएं और सजा पाएं, और तत्परता के साथ। पंजाब गवर्नमेंट को यह चाहिए कि इसमें सुनिश्चित करें कि कोऑपरेट करें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के साथ, और सीबीआई और पंजाब गवर्नमेंट मिल करके इनको जल्द से जल्द सजा कराएं। इनकी चल अचल संपत्ति पूरी अटैच और कुर्क होनी चाहिए और इनका डिसमिसल होना चाहिए। सर, एक और पूर्व डीजीपी है पंजाब के, मोहम्मद मुस्तफा, उनके घर में भी बड़ा अजीबोगरीब कांड देखने को मिला है। सर, मतलब ऐसा लग रहा है कि पंजाब पुलिस को जितना कुरेदे हुए कुछ ना कुछ अजीबोगरीब मामले वहां से सामने आएंगे। देखिए, जब एक चीज कहा जाता है कि तीन बहनें हैं और तीनों बहनों में बड़ा प्रेम है और तीनों बहनें एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकती हैं। एक बहन है वो शराब है, दूसरी बहन है वो जुआ है, और तीसरी बहन है दुराचार। ये मान लीजिए कि अगर एक बहन अंदर आई, चाहे जुआ आ जाए चाहे शराब आ जाए, तो बाकी दो बहनें बाहर हैं, उनको पहली बहन अंदर करा लेगी। आप समझ रही हैं? जैसे मान लीजिए एक बहन शराब वाली अंदर आ गई, तो दुराचार वाली और भ्रष्टाचार वाली बहनें ये भी बहुत जल्दी अंदर आ जाएंगी। तो एक बहन अगर अंदर आ चुकी है तो बाकी बहनें या तो अंदर पहले ही पहुंच चुकी हुई या आने वाली होंगी। इन तीनों बहनें ये अलग नहीं रह सकती हैं। एक बहन आई तो बाकी बहनें जो है नोच के खा जाएंगे घर की मान मर्यादा को। जिस तरीके के घृणित आरोप लगे हैं और जिस तरीके का वीडियो मृतक बेटे का आया है, आपका बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है, परिवार के साथ लोग देखते हैं, मैं कहना नहीं चाहूंगा कि जो जो घृणित आरोप लगाए गए। कहा यह जाता है कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 50 साल तक गृहस्थ और उसके बाद वानप्रस्थ। यहां मालूम आधा वानप्रस्थ पूरा हो गया और जवानी के वलवले उठ रहे हैं, निर्लज्जता की पराकाष्ठा हो रही है। मैं वही कहूंगा, एक ही कदम उठाता गलत राह शौक पर और जिंदगी तमाम उम्र मुझको ढूंढती रहे। एक गलती आपने कभी की हो किसी चीज की, बाकी गलतियों ने आपको घेर लिया और अब आपको ऐसा डस रहे हैं कि आपके लिए इससे बाहर आना मुश्किल होगा। बिल्कुल सर, ये मामला ही ऐसा जिसके बारे में ज्यादा डिस्कस किया भी नहीं जा सकता है। पर अब देखते हैं सर, ये जो एचएस भुल्लर साहब के चलते बाकी 5 आईपीएस घेरे में आए हैं, सीबीआई की रडार पर आए हैं, और बहुत सारे जो नेता हैं और आईपीएस है, आईएएस जिनको कृष्णु शारदा शायद अपनी सेवाएं देता था, अब तो वो भी घेरे में आने वाले हैं। और ये मामला मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा होने वाला है। इसीलिए डर के मारे शायद पंजाब की जो सरकार है, कट्टर ईमानदारों की जो सरकार है, बड़े फूक फूक कर कदम रख रही है। इसीलिए डिसमसल की कार्रवाई नहीं की जा रही है भुल्लर के खिलाफ, बल्कि उनको निलंबित किया गया है 16 अक्टूबर से। सर, आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय हिंद। बड़ी कृपा अंजू जी, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।